गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ में आया हूँ। कुछ समय पश्चात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बकाया पेपर शुरू होने वाले हैं, तो भूगोल विषय के अंतर्गत मैं कुछ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर वे विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा में हैं और जिनके पास भूगोल विषय है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ मैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये भूगोल विषय का पार्ट 1 यानी कि मानव भूगोल के मूल तत्व का भाग है। इसमें मैंने कुछ 21 प्रश्न शामिल किए हैं जो संभावित रूप से हैं कि जिनके आने की संभावना हो सकती है आगामी 16-17 दिन बाद जब भूगोल का परीक्षा होने वाली है। उस पर ये जो क्वेश्चंस हैं इन पर मैं बाद में भी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इसके अलावा आपको कोई समस्या इन टॉपिक्स में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक लिखते हैं जिन पर मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रक्षेपित करूं और आप उसे देख सकें। आइए हम कुछ जो मैंने टॉपिक यहाँ लिखे हैं उन पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मेरा एक लेक्चर भी, एक वीडियो भी मेरा आया हुआ है जहां मैंने 6 पॉइंट डिस्क्राइब किए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पहलू है। मैंने उसमें आपको बताया था कि एक प्रदेश का दूसरे प्रदेशों में किस प्रकार संबंध होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि समायोजन किस प्रकार से किया जा सकता है, कालिक अनुक्रम क्या होता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं बताइए। तो आपको केवल विषय क्षेत्र के जो 6 पॉइंट्स हैं केवल आपको वो लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नियतिवाद, संभववाद व नवनियतिवाद, इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियतिवाद क्या है, संभववाद क्या है या नवनियतिवाद क्या है। इसको भी मैंने समझाया था आपको कि नियतिवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं और नवनियतिवाद क्या है। मेरे पास उस दिन उस वीडियो में नियतिवाद और संभववाद को मैं समझा चुका था, लेकिन नवनियतिवाद को मैं नहीं समझा सका। मैं बता देता हूँ नवनियतिवाद क्या होता है। नवनियतिवाद जो शब्द है ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था और इसे हम रुको और जाओ भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नियतिवाद और संभववाद के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। नियतिवाद में हमने पढ़ा था कि नियतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृति ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि संभववादी जो है ये मानव को महत्वपूर्ण मानते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि प्रकृति यानी नियतिवादी या प्रकृति जो है वो संभावना देती है मानव के लिए और मानव उनका अधिकतम उपयोग कर सकता है। तो इन दोनों के मध्य जब वाद उत्पन्न हुआ तो उसको नवनियतिवाद ने उसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया और ये कहा कि आप चाहे तो प्रकृति के साथ रह सकते हैं और चाहे तो आप मानव के साथ। तो इसने कहा रुको और जाओ, जिसको मानना है मान सके, जिसको नहीं मानना है जा सकते हैं। तो इन पर आप विशेष ध्यान रखें कि नियतिवाद, संभववाद व नवनियतिवाद पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी एक में से। नेक्स्ट, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड ये जनजातियों सेकंड नंबर का चैप्टर है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंगल वन वर्ड लाइन का जो क्वेश्चन होता है, जिसको हम वेरी शॉर्ट में रखते हैं, यानी कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो होते हैं उनमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है एस्किमो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जिसे कच्चा मांस खाने वाला, ये हमने एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं। पूछ सकता है कि एस्किमो जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है, तो आप आंसर दे सकते हैं एस्किमो प्रायः कहाँ रहती है, एस्किमो प्रायः ग्रीनलैंड में रहती है, एस्किमो अलास्का में रहती है, एस्किमो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एस्किमो प्रकार की जनजाति से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एस्किमो में हम पढ़ते हैं कि एक प्रकार की विधियां होती हैं, हम उन्हें कहते हैं माओपाक विधि, पितुरपाक विधि। इस तरह की विधियों से भी यहाँ पर एस्किमो से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
दूसरी जनजाति का नाम है बुशमैन। बुशमैन जनजातियों को हम पढ़ते हैं अफ्रीका में, और अफ्रीका के दक्षिणवर्ती भाग जो है वहाँ हम बुशमैन जनजाति को पढ़ते हैं। इसके भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप जरूर पढ़ें। भील जनजातियों को हम पढ़ते हैं भारत के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात। भील जनजाति, भील जनजाति में हम कुछ विशेष जैसे दजिया के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गोल गादेड़ो प्रथा है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे फायरे फायरे गीत किसका है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो वन वर्ड लाइन में जिस पे केवल स्पेसिफिक आपको आंसर देना है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिक रहती है। सबसे ज्यादा फोकस करें बुशमैन जनजाति पर, इसका ध्यान रखना। बुशमैन जनजाति को आप अच्छे से पढ़ के जाए, और साथ ही साथ गोंड जनजाति को भी अच्छे से पढ़ के जाए, ये जरूर ध्यान रखना। पढ़नी आपको चारों जनजातियां हैं, इनके विशेष तथ्य हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा है, इनका आर्थिक जीवन कैसा है, इनका सांस्कृतिक पहलू कैसा है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको ध्यान रखना है। ये वे कारक सामान्य कारक है कि जनसंख्या का जो वितरण है, जनसंख्या किस प्रकार से एक स्थान पर अधिक, किसी दूसरे स्थान पर कम और किसी तीसरे स्थान पर बिल्कुल कम है, तो उसके वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये भी पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल दिया हुआ है। तो आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। कोई 5 कारक पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, जहां आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। तो आपको लगभग 7 से 8 बिंदुओं के माध्यम से ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, जिसे हम अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकार के अंतर्गत हमें ये देखना है कि इसमें गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, पोषण घनत्व, इनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी एक विषय पर कि गणितीय घनत्व क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखने को आ सकता है। इसका जरूर ध्यान रखना कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, और किसी एक प्रकार पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, घनत्व का वितरण। यहाँ से वही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक उसी प्रकार से ये भी यहीं पर इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि घनत्व को प्रभावित करने वाले या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो कारक आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो आप पढ़ते हैं वही चीज आप घनत्व के वितरण में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बन सकता है जनसंख्या समस्या व समाधान। जनसंख्या समस्या व समाधान, तो समस्या लिखनी है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जनसंख्या समस्या क्या है, 3 बिंदु या 4 बिंदु में लिखिए। तो जनसंख्या की समस्या के बारे में आपको बताना है कि जनसंख्या समस्या के कारण क्या चीजें उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण अशिक्षा की प्रॉब्लम, अशिक्षा की संभावना बन जाती है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सभी चीज जनसंख्या समस्या है। और समाधान कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। किसी एक पर क्वेश्चन बन सकता है, जनसंख्या समस्या या फिर समाधान, या दोनों पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ये देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग समस्या 1, 2 या 3 पॉइंट और उतना ही लगभग समाधान 2 या 3 पॉइंट में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आपको ध्यान रखना है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये 5 कैटेगरी है इसकी, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में चित्र भी दिया हुआ है। ये थॉमसन ने दिया था जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और इसको आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो बुक में अलग अलग बर्गडॉर्फर का नाम लिखा हुआ है उसमें। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का चित्र प्लस उसमें 5 बातें बताई गई है कि जन्म दर उच्च, मृत्यु दर उच्च, और फिर धीरे धीरे जन्म दर किस तरह से कम होती जाती है और मृत्यु दर का जो ग्राफ है वो भी नीचे की ओर गिरता जाता है। नेक्स्ट, फिर पूछा जा सकता है आपको लिंगानुपात का सूत्र, कि लिंगानुपात को मापने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये 2 है, अलग अलग है। भारत के संदर्भ में हम अलग पढ़ते हैं और विश्व के संदर्भ में हम अलग पढ़ते हैं। तो आप इसका ध्यान रखें
कि लिंगानुपात किस संदर्भ में पूछा गया है। वैसे जनरली ये भारत के संदर्भ में हम पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साक्षरता। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। साक्षरता के ऐसे कौन से कारक हैं जिसके माध्यम से साक्षरता प्रभावित होती है, या साक्षरता को बढ़ाने के लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा या विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार, तो प्रवास के प्रकार से मतलब ये है कि प्रवास के दो प्रकार हैं, एक अप्रवास, एक उत्प्रवास। तो यहाँ से ध्यान रखना है, देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रवास के प्रकार पूछता है दो चीजें हैं, उत्प्रवास और अप्रवास, यानी कि इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। तो यहाँ वो ध्यान रखना है। यानी कि एक हम बात करते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है इमाइग्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो चीजें होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है खरीदना, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है बेचना, ठीक है। तो उत्प्रवास को इंग्लिश में बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि कोई व्यक्ति भारत से किसी अन्य देश की ओर जा रहा है, वो उत्प्रवास। एक होता है अप्रवास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमाइग्रेशन, मतलब इंपोर्ट करना। हम कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से हमारे देश में आ रहा है। तो ये प्रवास के दो प्रकार, उत्प्रवास और अप्रवास। नेक्स्ट, मानव प्रवास के पक्ष। 5 पक्ष दिए गए आपको, काल पक्ष, देश पक्ष, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, ये लिखने को आ सकता है कि मानव प्रवास के जो पक्ष हैं वो कितने हैं और पांचों के नाम लिखिए, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इनके बारे में डिस्कस कीजिए, तो आपको वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रवास के कारण समस्या। जो प्रवासी लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक देश से दूसरे देश की ओर पलायन करते हैं, आते हैं या जाते हैं, स्थानांतरण उनका होता है, तो उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है और जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, ये पुस्तक में दिया हुआ है, इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक HDI, बहुत इंपॉर्टेंट है HDI। इसके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक का जो मैटर है आप वही ध्यान रखें, करंट का मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक का मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप। जब आप चैप्टर ही खोलेंगे इस प्रकार का, इसमें दिया हुआ ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप चित्र सहित ध्यान रखना है। ये अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तारा प्रतिरूप के बारे में बताएं, ठीक है, तो आपसे पूछेगा अर्य प्रतिरूप के बारे में बताएं। तो ये अनेक, कम से कम 7-8 ये माध्यम है, इसका प्रतिरूप है, उसमें से किसी एक का चित्र सहित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये आपसे पूछेगा ग्रामीण अधिवास में, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि तारा प्रतिरूप के बारे में बताइए, या क्वेश्चन पूछ सकता है अर्य प्रतिरूप के बारे में बताइए, या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वृत्ताकार प्रतिरूप के बारे में बताइए। तो चित्र सहित पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में चित्र सहित लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड आपको चित्र बनाना पड़ेगा, केवल मैटर लिखते हैं तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, तो इसका जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, नगरीय अधिवासियों की समस्या का समाधान। अभी हमने पढ़ा ग्रामीण अधिवास का प्रतिरूप, यहाँ हम पढ़ रहे हैं नगरीय अधिवासियों की समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। अब नगरीय अधिवासियों की समस्या मुख्य रूप से क्या है कि नगरीय अधिवासियों की मुख्य समस्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जो युवा वर्ग है वो शिक्षित या शिक्षा ग्रहण करने के लिए या नौकरी पाने की लालसा में वे ग्रामीण क्षेत्रों से, गांवों से शहरों की ओर आ जाते हैं, या फिर रोजगार प्राप्त करने के लिए गांवों से लोग नगर की तरफ आ जाते हैं, पलायन करते हैं। तो ये जब सारी समस्या उत्पन्न होती है तो नगर पर दबाव पड़ता है, और नगर पर जब दबाव पड़ता है तो नगर में रहने वाले लोगों को समस्या उत्पन्न होना शुरू होती है। पेयजल की किल्लत हो सकती है, बिजली की किल्लत हो सकती है, रहने की किल्लत हो सकती है, आवास बनाने की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, सड़कों की प्रॉब्लम हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो ये नगरीय अधिवासियों की समस्या, इनका समाधान कैसे कर सकते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। या तो क्वेश्चन आएगा समस्या पे या क्वेश्चन आएगा समाधान पर। ध्यान रखना है कि यदि दोनों क्वेश्चन में पूछता है समस्या और समाधान, तो आपको अपना स्व विवेक का प्रयोग करते हुए समस्या को ध्यान रखना है। समस्या 3 या 4 पॉइंटों में लिख दें,
और समाधान भी लगभग 3 या 4 पॉइंटों में लिख दें तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, 5 प्रकार के व्यवसायों का वर्गीकरण हमारी पाठ्य पुस्तक में है। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। तो वो आपको केवल वर्गीकरण ध्यान रखना है और फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको ये बना के आना है यदि ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से उद्योग प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है ये। कच्चा माल, परिवहन, मार्केट, उद्योगों की इकाई की स्थापना करना, जल, विद्युत, भूमि, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले 1 या 2 लाइन में उन पॉइंट्स को लिखना है और फिर 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको कम से कम 4 से 5 लाइनों में डिस्क्राइब करना है यदि क्वेश्चन लॉन्ग पैटर्न में बनता है तो। नेक्स्ट, विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख विनिर्माण उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो लोहा इस्पात उद्योग होगा। ध्यान रखें आप, ये भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा मैं, हम बात कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में, और विश्व के संदर्भ में लोहा इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, विश्व के सड़क और रेल मार्ग का भी आपको ध्यान रखना है। विशेषकर मैं यहाँ बताना चाहूंगा, सड़क महामार्ग में आप विशेषकर पैन अमेरिकन स्टुअर्ट सड़क महामार्ग का विशेष अध्ययन करें, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना डायरेक्टली भी आ सकता है। रेल मार्ग में आप ध्यान रखें, रेल मार्ग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी है रेल मार्ग में, वो भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, यदि हम जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन में स्वेज नहर मार्ग या पनामा नहर मार्ग, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें, ये भी आप पढ़ें अच्छे से। इस पर भी 1 लाइन में क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है, किस प्रकार से हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन व्यापार है। ऑनलाइन हम व्यापार करते हैं, हम कोई भी चीज घर पर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से उसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के भी लाभ होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान देश की हो जाता है, किसी वस्तु का हम आदान प्रदान करते हैं, तो ये किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ पहुंचाता है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो नया 21वीं सदी हम जी रहे हैं, 21वीं सदी के अंदर विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन संबंधित क्रियाकलाप हो रहे हैं। हम देखते हैं इसमें विशेषकर से हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, इस पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लगभग 21 महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 1 से है, जहां हम पढ़ते हैं मानव भूगोल के मूल तत्व में ये 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ सकते हैं, संभावित है, ऐसा नहीं है कि ये आएंगे, संभावित क्वेश्चन की एक लिस्ट है। इसमें से जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सभी टॉपिक को मैं 1 बाय 1 आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, लेकिन चूंकि अब समय कम है, लगभग 16-17 दिन बाद ही आपके पेपर होने वाले हैं, तो समय कम होने के कारण इतने वीडियोस बनाकर अपलोड करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे अधिक से अधिक इन टॉपिक्स के साथ आपके बीच में आऊँ, और यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक इनमें से लगता है कि जिनको आपको पहले सबसे नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिखकर मुझे बताएं, मैं तुरंत समय निकालकर इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने ला सकूँ। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण आज का लेक्चर। आज इम्पोर्टेंट बात यह रही कि हमने इसमें लगभग 20 से 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा जो भारत का भूगोल से संबंधित है, वो सेकेंड पार्ट में हम जल्द 1 या 2 दिन में हम वीडियो जरूर बनाएंगे, और उस पर भी मैं उसके क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुँचाऊँगा और हम चर्चा करेंगे। किसी भी तरह की किसी तरह की आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद।